केएम न्यूज डिजिटल, आपकी आवाज आपका प्लेटफॉर्म। देश प्रदेश की 100 छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में, आज बिग स्टोरी में देखिए। रौद्र रूप में नदियां, हरियाणा के 1233 गांव में बाढ़, 2 हाईवे और कई सड़कें बंद, 7 की मौत, आज भारी बारिश। जीएसटी काउंसिल मीट, बिस्किट, चिप्स, टीवी, फ्रिज से कार तक होंगे सस्ते, परिषद की बैठक में मंथन जारी, फैसला होगा कल। यमुना का जलस्तर कुछ घंटों में होगा 207.40 पार, बारिश जल भराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, 2010 का टूटा रिकॉर्ड। वहीं अगली खबर, अखनूर के चौकी चौरा में अचानक फटा बादल, मची तबाही, 200 से ज्यादा घर हुई जलकर। बिहार चुनाव में अमित शाह के आवास पर मीटिंग, गिरिराज सिंह, विनोद तावड़े रहे मौजूद। अगली खबर, भारत और जर्मनी एक ही टीम में खेल रहे हैं, विदेश मंत्री जयशंकर के साथ मुलाकात में बोले जर्मन के मंत्री। वहीं टैरिफ तनातनी के बीच भारत अमेरिका इस साल की 5वीं बड़ी सैन्य एक्सरसाइज की तैयारी में। अगली खबर की ओर बढ़े, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पंजाब जाएंगे, किसानों से करेंगे मुलाकात। वहीं कंबोडिया से कुख्यात गैंगस्टर मैनपाल बादली को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। पार्टी से सस्पेंड किए जाने के बाद के कविता ने एमएलसी के पोस्ट से दिया इस्तीफा। अगली खबर, पंजाब में सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक 7 सितंबर तक रहेंगे बंद। वहीं अमेरिकी हिंदू समुदाय ने ट्रंप से पीटर नवारो को बर्खास्त करने की मांग की। बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए सांसद राघव चड्ढा ने एमपी लेड्स फंड से 3.25 करोड़ रुपए जारी किए। वहीं अमेरिका के टैरिफ विवादों के बीच निर्यातकों के साथ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की बैठक। पटना में तेजस्वी यादव की बड़ी बैठक, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों संग करेंगे चुनावी बैठक। बिहार चुनाव की ओर चले तो बिहार चुनाव की तैयारियां हुई तेज, पटना में ईसी के मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग आज भी हुई रही जारी। दिल्ली में हमले के बाद पहली बार सीमावास पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सुनवाई की। वहीं दिल्ली में सोने की कीमतें 1.07 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर और चांदी स्थिर। डिजिटल अरेस्ट का मामला, अब मछली और कछुए ने कराया डिजिटल अरेस्ट। फौजी की पत्नी को 21 दिन तक डराया, फिर हड़प लिए 5 लाख रुपए। अगली खबर, 17 साल बाद जेल से बाहर आया गैंगस्टर अरुण गवली, हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। जुड़वा रोल में ऐश्वर्या ठाकरे का डबल धमाका, अनुराग कश्यप की निशानची का ट्रेलर हुआ रिलीज। इसके अलावा देश प्रदेश, क्राइम, खेल, मनोरंजन व व्यापार जगत से जुड़ी 100 खबरें, बिग स्टोरी। दिल्ली में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक, अमित शाह के घर पर करीब 3 घंटे चली मीटिंग, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। गाली विवाद पर 4 सितंबर को एनडीए ने बुलाया बिहार बंद, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन, महिला मोर्चा संभालेंगी कमान। पटना में आरजेडी ने भी बुलाई बैठक, तेजस्वी यादव के आवास पर विधायक दल की बैठक। जीतन राम मांझी ने विधानसभा चुनाव में एनडीए से मांगी 20 सीटें, कहा हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए एनडीए दे 20 सीट। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए को डूबती नहीं बताया, कहा कोई इस पर सवार नहीं होना चाहता, ये लोग जनता के दिल से पूरी तरह उतर गए। पीएम के संबोधन पर तेजस्वी का रिएक्शन, कहा मां को अपशब्द बोलना हमारा संस्कार नहीं, बीजेपी वालों ने सदन में मुझे मां बहन की गालियां दी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का आरजेडी कांग्रेस पर अटैक, कहा क्या मां को गाली देने के लिए निकाली थी वोटर अधिकार यात्रा, जनता कभी माफ नहीं करेगी। पीएम की मां के लिए अपशब्द पर भड़की मंत्री रेणु देवी, कहा हर व्यक्ति को अपनी मां का अपमान महसूस हुआ, बिहार की जनता इन्हें सजा देगी। मंत्री नितिन नवीन बोले प्रधानमंत्री मोदी ने सेवक की तरह महिलाओं के लिए काम किया, बिहार की मां और बेटे मिलकर मोदी के इस अपमान का लेंगे बदला। पीएम की मां को गाली पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले मर्यादित भाषा हम सबकी जिम्मेदारी, मर्यादित भाषा से लोकतंत्र की गरिमा गिरती है। आरजेडी नेता रोहड़ी आचार्य बोले किसी की भी मां बहन को गाली गलत, लेकिन यही बात बीजेपी पर भी लागू होती है, क्या सोनिया गांधी के अपमान पर माफी मांगी गई। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर उर्दू, बांग्ला, टीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, रिजल्ट जारी कर बहाली करने की मांग, धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप। कानपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आईआईटी के विशेष समन्वय कार्यक्रम में केशर तथा स्टार्टअप प्रदर्शनी का आयोजन। योगी बोले स्टार्टअप और नई तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग की आवश्यकता। जयपुर में विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन, स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, प्रोटेस्ट में नेता प्रतिपक्ष और सचिन पायलट हुए शामिल। पार्टी के निलंबन के एक दिन के बाद के कविता ने बीआरएस से दिया इस्तीफा, एमएलसी पोस्ट से इस्तीफा दिया। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कोलकाता में बीजेपी नेता राकेश सिंह गिरफ्तार, कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप, पिछले 5 दिनों से चल रहे थे फरार। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया में दूसरे दिन भी पहुंचे पीएम मोदी, सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत की, सेमीकंडक्टर से जुड़े उत्पाद और प्रोजेक्ट भी देखे। भारत दौरे पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत दौरे पर जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हुई मुलाकात। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, जापान और चीन के सफल दौरे पर दी बधाई।
ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में शामिल जवानों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। कहा नक्सलियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। 31 मार्च 2026 तक देश लाल आतंक से मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ऑल आउट का असर। सुकमा में 33 लाख के इनामी। 20 नक्सलियों का पुलिस के सामने सरेंडर। 9 महिला नक्सलियों ने भी हथियार डाले। बाढ़ की चेतावनी के बीच दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश। अगले 24 घंटे अहम। झमाझम बारिश ने रोकी राजधानी दिल्ली की रफ्तार। कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम। रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही गाड़ियां। नोएडा में बारिश का सिलसिला बरकरार। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा। दिल्ली में यमुना नदी का विकराल रूप। जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। बाढ़ का खतरा और बढ़ा। निचले इलाकों में घुसा यमुना का पानी। ओल्ड उस्मानपुर और ओल्ड गढ़ी मेंदु इलाके में हालात बिगड़े। सैकड़ों लोग बेघर। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में हालात बदतर। बाढ़ का पानी भरने से आफत। बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू। यमुना बाजार इलाके में सैकड़ों घर डूबे। गलियों में कमर तक पानी। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी। यमुना के पानी में दिल्ली का मिनिस्ट्री मार्केट डूबा। तमाम दुकानें बंद। लोग अपना सामान समेटकर निकल रहे। दिल्ली में यमुना नदी के रौद्र रूप से हाहाकार। निगमबोध घाट डूबा। वासुदेव घाट में यमुना का पानी भरा। जम्मू कश्मीर में कुदरती आफत। अनंतनाग में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़े। कई इलाके डूबे। जम्मू कश्मीर के रियासी में उफान पर चिनाब नदी। जलस्तर खतरे के निशान के पार। पानी भरने से कई रास्ते बंद। उधमपुर में मूसलाधार बारिश के चलते हाल बेहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त। श्रीनगर में आफत की लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई परेशानी। झेलम नदी उफान पर। जम्मू कश्मीर की भद्रवाह में सैलाबी संकट। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। बाढ़ का अलर्ट। डोडा में भारी बारिश के बीच फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से तबाही। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर सड़कों पर गिरे। डोडा में लैंडस्लाइड के कारण बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बंद। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर आने के बाद आवाजाही प्रभावित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाढ़ के हालात। भारी बारिश के कारण जिले के सभी नदी नाले उफान पर। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में फ्लैश फ्लड। गानवी खड्डे में अचानक आई बाढ़ में कई रास्ते बहे। करोड़ों के सेब सुदूर गांवों में अटके। कुल्लू के अखाड़ा बाजार इलाके में लैंडस्लाइड। मलबे में दबे 2 लोगों की तलाश। मंडी में लैंडस्लाइड में 6 की मौत। अल्मोड़ा में लैंडस्लाइड का हैरान करने वाला वीडियो। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। 4 दशकों की सबसे बड़ी बाढ़ की चपेट में पंजाब। 23 जिले प्रभावित। अमृतसर से अजनाला में हर ओर सैलाबी आफत। पंजाब के फिरोजपुर में भी कुदरती आफत से हालात भयावह। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बोट के जरिए प्रभावित इलाकों का किया दौरा। चंडीगढ़ का सुखना लेक उफान पर। फ्लड गेट खोले जाने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ा। अलर्ट जारी। हरियाणा जयपुर में लगातार बारिश के बाद परेशानी बढ़ी। कई इलाकों की सड़कों पर जल जमाव। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जल जमाव। वार्डों और स्टाफ रूम में पानी घुसा। मरीजों की बड़ी परेशानियां। 18 साल बाद नागपुर जेल से निकला अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली। शिवसेना नेता हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। गुजरात के जामनगर में सांसद पूनमबेन माडम पर नोटों की बारिश। राणुजा मेले में शामिल होने पहुंची सांसद पर आयोजनकर्ताओं ने नोट बरसाए। मध्य प्रदेश में मानसूनी आफत। ग्वालियर में बाढ़ जैसे हालात। मूसलाधार बारिश के बाद घरों में पानी घुसा। कन्नौज में सपा का एसपी शीटर नेता कैश खान गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घर से दबोचा। मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर आम जनता के लिए 72 फ्लैट तैयार। इस महीने के अंत में शुरू हो गया आवंटन की प्रक्रिया। आगरा में धर्मांतरण गैंग का बांधा पोल। 3 महिलाओं समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। गरीब और बीमार लोगों को चमत्कार का झांसा देकर बनाते थे ईसाई। बनारस में नाबालिग का जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन का मामला। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ के हजरतगंज में थार में मिला 20 किलो गौमांस। पुलिस ने मौके से मालिक को गिरफ्तार किया। मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ी थी बिना नंबर प्लेट की थार। अमरोहा में पुलिस और गौ तस्कर की मुठभेड़। पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में आरोपी के पैर में लगी गोली। तमंचा कारतूस बरामद। सोनभद्र में पुलिस मुठभेड़ में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। मुरादाबाद में 2 तेंदुए के दिखने से दहशत। पिछले 72 घंटे में 3 लोगों पर हमला। वन विभाग की टीम धरपकड़ में जुटी। इंदौर के एमवाई अस्पताल में बहुत बड़ी लापरवाही। अस्पताल में चूहों ने 2 नवजात बच्चों को कुतरा। एक बच्चे की मौत, दूसरा वेंटिलेटर पर। नवजातों को चूहे को कुतरने की दिल दहलाने वाली घटना के बाद अस्पताल के 2 नर्सिंग ऑफिसर सस्पेंड। एचओडी को कारण बताओ नोटिस जारी। उज्जैन पुलिस ने 12 घंटे के अंदर स्टेट बैंक से 5 करोड़ की चोरी का केस सुलझाया। मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। बैंक आउटसोर्स कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड। धर्म परिवर्तन कर जय भावसर से जीशान बना था आरोपी। पुलिस को चोरी डकैती के लिए नए जिहाद की आशंका। भोपाल में बेरहमी से लड़की की हत्या। एक्स बॉयफ्रेंड मुबीन ने पहले गला दबाया फिर गला रेता। 2 महीने बाद किसी और के से होने वाली शादी से नाराज था। झारखंड के जमशेदपुर में दिन दहाड़े गन पॉइंट पर ज्वेलरी शॉप में लूट। 6 नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी में कैद। दुकान के मालिक को पिस्तौल की बट से जख्मी किया। पटना के बालीगंज में कई जगहों पर बालू माफिया पर एक्शन। 4 पिस्तौल 3 राइफल 465 जिंदा कारतूस बरामद। एक बालू माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पटना में उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर जेडीयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। गया में सिविल कोर्ट के पास लूट की बड़ी वारदात। स्टाम्प वेंडर से 20 लाख के स्टाम्प लूट कर बदमाश हुए फरार। पुलिस सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान जुटी।
दौसा में हाईवे किनारे खड़ी ट्रक में जा घुसी पुलिस वैन, हादसे में 7 पुलिसकर्मी जख्मी। बेंगलुरु पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चंदन की तस्करी करने वाले 3 आरोपी अरेस्ट, मौके से 25 लाख की लकड़ी जब्त। कर्नाटका के विजयपुरा में पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष की हत्या, बाइक सवार हमलावरों ने सिर और सीने में मारी गोली, हत्या का वीडियो आया सामने। केरल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वेंगारा इलाके में हवाला के 1 करोड़ रुपए बरामद, चेकिंग के दौरान एक शख्स हुआ गिरफ्तार। हरिद्वार में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, पैर फिसलने से गंगा में डूबा युवक, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी पुलिस। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी शुरू, कुमार दिन रात दिए बनाने में जुटे। इस साल 26,11,101 दियों से जगमगाएगी राम मंदिर। मुंबई के कांदीवली में हैथवे साल स्टार के गणेश उत्सव का 25वां साल, 2 अलग अलग थीम पर सजा पंडाल आकर्षण का केंद्र। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 409 और निफ्टी 135 अंक चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 8 पैसे की तेजी, $1 88.07 पर रहा। सोने के दाम में 1,597 रुपए की बढ़ोतरी, 10 ग्राम सोने का भाव 1,06,000 रुपए हुआ। चांदी की कीमत में 387 रुपए दर्ज की गई तेजी, 1,23,250 रुपए प्रति किलो हुई। संपत्ति के लालच में एक महिला ने अपने पति की गली दबाकर हत्या कर दी। सच छुपाने के लिए पहले फंदे से लटकाने की कोशिश की, लेकिन बेटे के आने पर पति को हार्ट अटैक होने की बात कहते हुए महिला ने ड्रामा किया। अंतिम संस्कार करने से पहले नहलाते हुए शरीर पर चोट के निशान मिले तो शक गहरा गया। मृतक के पिता ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। बैंक कर्मचारी संजय अपनी पहली पत्नी के बच्चों और दूसरी पत्नी कविता के साथ रहता था। संजय की शराब की लत, पहली पत्नी के बच्चों और माता पिता के प्रति लगाव व संपत्ति को लेकर दंपति में विवाद चल रहा था। 29 अगस्त को संजय के पिता भोपाल सिंह निवासी टांडा माजरा थाना बुढ़ाना ने नई मंडी कोतवाली में तहरीर दी थी कि उसकी पुत्रवधू कविता ने बेटे संजय की हत्या कर दी है। मंडी कोतवाल दिनेश चंद्र बघेल ने बताया कि शनिवार को दोपहर लगभग 1 बजे कविता को उसके मकान से गिरफ्तार किया गया। पैसा ऐसी चीज है जो भाई को भाई का और बेटे को बाप का दुश्मन बना देता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, जहाँ पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, पति के सुख और दुख की ही नहीं बल्कि धन धान की भी आधी हकदार होती है। मगर लगता है ये महिला आधे में खुश होने वालों में से नहीं थी, इसे तो पूरी की पूरी हिस्सेदारी चाहिए थी, फिर चाहे इसकी कीमत उसकी सुहाग की बलि ही क्यों ना हो। रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये खौफनाक वारदात सामने आई है यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां एक पत्नी ने संपत्ति और पैसों के लालच में अपने ही पति का गला घोटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। पहले दौरे का बहाना बनाया, फिर फांसी का ड्रामा रचाया, लेकिन सच को ज्यादा देर कहां छुपाया जा सकता है। घटना जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की है, जहां सैनिक विहार में रहने वाले संजय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार को पहले बताया गया कि उन्हें दौरा पड़ा था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में सामने आया कि संजय की मौत गला दबाकर की गई थी। संजय एक बैंक कर्मचारी थे। उन्होंने कविता नाम की महिला से दूसरी शादी की थी, लेकिन कविता को हमेशा ये डर सताता रहा कि संजय अपनी पहली पत्नी और बच्चों को अपनी संपत्ति दे देंगे। इसी शक में लालच ने उसे हत्यारन बना दिया। उसे पूछताछ पे उसने बताया कि उसका जो पति जिसकी हत्या की थी उसका वो दूसरा विवाह था। वो शराब पीने का आदी था। पहले पत्नी के बच्चों को और अपने माँ बाप को ज़्यादा मानता था, लगाव था उसका, और अपनी इस पत्नी को कम मानता था। और उसके पत्नी को अंदेशा था कि ये अपने प्रॉपर्टी को अपने पहले पत्नी के बच्चों के नाम और माँ बाप के नाम कर सकता है। 26 जुलाई की रात जब सब सो रहे थे, तब संजय बरामदे में खाट पर सो रहे थे। तभी कविता ने एक रस्सी उठाई और गला दबाकर उनकी जान ले ली। यही नहीं, बाद में उसने शव को फंदे पर लटकाने की कोशिश की ताकि यह आत्महत्या लगे, लेकिन बेटा निशु की अचानक घर वापसी ने उसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। शव जब अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव ले जाया गया तो नहलाने के दौरान परिजनों ने शरीर पर संदिग्ध चोटों के निशान देखे। शक हुआ, पुलिस को बुलाया गया और फिर हत्या का सच सामने आया। नई मंडी थाने में जुलाई की 29 तारीख को टांडा माजरा बुढ़ाना के रहने वाले भोपाल सिंह ने थाने पर आकर तहरीर दिया था कि उसके लड़के को उसकी पत्नी द्वारा हत्या कर दी गई है। उस सूचना पर उसके तहरीर पर तत्समय नई मंडी थाने पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके और विधि कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। साक्ष्य एकत्र किए जा रहे थे और जो उसमें नामजद अभियुक्ता की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। पूरे साक्ष्य एकत्रण के बाद जो नामजद अभियुक्ता उसकी पत्नी कविता को नई मंडी पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा है। पुलिस ने बताया कि जांच में कविता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
पुलिस का कहना है कि अगर जांच में कोई और शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस बात को लेकर इनमें पहले भी कहा सुनी हुआ करता था। इस चीज को उसके मन में जब ये घर कर गया तो उसने 26 तारीख के रात को 26 जुलाई रात को खाना खाने के बाद अपने पति को रस्से से गर्दन को कसकर उसकी हत्या कर दी और हत्या कर देने के बाद जब मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने पूरे साक्ष्य को एकत्र करते हुए उस पर सुसंगत धाराओं पर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। और 1 सितंबर रात के 2:30 बजे 5 लोग उज्जैन के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दाखिल होते हैं। सिर्फ 35 मिनट के अंदर 4 किलो 7 ग्राम सोना और 8 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो जाते हैं। सुबह जब अफसर बैंक खोलने पहुंचते हैं तो लॉकर में से 5 करोड़ की ज्वेलरी और 8 लाख रुपए कैश गायब पाते हैं। करोड़ों की चोरी की ये खबर आग की तरह फैलती है और पुलिस एक्टिव होती है। महज 12 घंटे के अंदर पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को दबोच लेती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर एसबीआई जैसे बैंक में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो सकती है? बिना बैंक लॉकर तोड़े आखिर कैसे करोड़ों की चोरी कर ली गई? दरअसल चोरी की साजिश का मास्टरमाइंड जय भावसार बैंक का ही एक कर्मचारी है। वारदात को अंजाम देने से 6 महीने पहले उसने YouTube वीडियो देखकर अपना धर्म बदला और अपना नाम जीशान रख लिया। 16 अगस्त को बैंक के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगने के बाद मरम्मत के बहाने जीशान ने अपने साथियों को बैंक के अंदर बुलाया। इस दौरान आरोपियों ने पूरे बैंक की बारीकी से रैकी की ताकि चोरी के इस प्लान को पुख्ता बनाया जा सके। रैकी के दौरान उन्होंने जानबूझकर गोल्ड लॉकर को खुला छोड़ दिया था ताकि चोरी के समय उन्हें ताला तोड़ने के समय न लगे। इसके बाद बैंक कर्मी जीशान ने अफसरों का भरोसा जीत बैंक की चाबियां हासिल की। इसका फायदा उठाकर उसने बिना ताला तोड़े बैंक में एंट्री ली। इस फुल प्रूफ और मास्टर प्लानिंग की वजह से करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही इस चोरी का खुलासा हो गया। एक सितंबर रात और मास्टर प्लानिंग की वजह से करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड जीशान और सभी आरोपी मुस्लिम हैं। चोरी के बाद ये आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली वालों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बेकाबू यमुना अपने रौद्र रूप में है और उसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी ने खतरे के निशान यानी 205.33 मीटर को पार कर लिया है और अब जल स्तर 205.75 मीटर तक पहुंच गया है। ऐसे में यमुना तबाही मचाने के लिए तैयार है। निचले इलाकों में पानी बढ़ने के साथ ही उसने ये संकेत भी दे दिया है। हथिनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने राजधानी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। हथिनीकुंड से छोड़ा गया 3,29,000 क्यूसेक पानी अगले 48 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा, मगर उससे पहले ही नदी का पानी यहां की रिहायशी गलियों तक घुस गया है। कई घरों के निचले हिस्से डूब चुके हैं और सड़कें पूरी तरह जलमग्न नजर आ रही हैं। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई परिवारों को घर खाली करने पड़ रहे हैं और अब राहत कैंप ही उनका अस्थायी ठिकाना है। कुछ घरों में पानी भरने से बच्चे और बुजुर्ग परेशान हैं। उनके मन में बस एक ही सवाल है कि पता नहीं कहां जाएं। दिल्ली में कई दिनों से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा था। अधिकारी सतर्क रहने की लगातार चेतावनी दे रहे थे। वहीं यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में पानी घुस गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और रहने के लिए शिविरों की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में बाढ़ का संकट गहरा गया है। यमुना नदी में पानी की गहराई बढ़ती जा रही है। इसका एक कारण है हथिनीकुंड और वजीराबाद बैराज से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी और इस बढ़ती जलस्तर ने दिल्ली के निचले इलाकों में तबाही मचा दी है। जहां एक तरफ ट्रांस यमुना क्षेत्र, झरोड़ा कला, मयूर विहार फेज 1 और यमुना बाजार के क्षेत्रों में पानी घुस गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। कई कॉलोनियों पानी में डूब रही है। बाढ़ आने के बाद बचाव टीमें भी फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 206.74 दर्ज किया गया है। हथिनीकुंड से 1,70,728 क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 1,25,485 क्यूसेक और ओखला बैराज से 1,65,145 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया, जिस वजह से दिल्ली में बाढ़ आ गई है।
पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण भी पानी का बहाव तेज हो गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगले 24 से 48 घंटों में जल स्तर और बढ़ने की संभावना है। इस बीच सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम के एक अधिकारी ने बताया कि जलस्तर बढ़ने का मुख्य कारण वजीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाना है। पूर्वानुमान के अनुसार जलस्तर में और वृद्धि हो सकती है। बीती रात 9 बजे नदी में हथिनीकुंड बैराज से 1,76,000 क्यूसेक और वजीराबाद बैराज से 93,260 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आमतौर पर इन बैराजों से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में लगभग 48 से 50 घंटे लगते हैं। बीते दिन मंगलवार को भी भारी बारिश हुई, जिसके बाद इलाकों में पानी इस कदर बढ़ गया कि दर्जनों लोग पानी में फंस गए हैं। पानी घुटने तक बढ़ने लगे हैं। दिल्ली पुलिस और बचाव दलों की टीमों को सूचना मिलने के बाद सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गए हैं। दिल्ली सरकार और प्रशासन ने बचाव अभियान भी तेज कर दिए हैं। यमुना के आसपास और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को नावों के जरिए राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। यहां पर लोगों के पानी, खाना और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आसान और फायदेमंद बनाने की तैयारी जोरों पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज से जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की अहम बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। अभी 5%, 12%, 18% और 28% 4 स्लैब हैं, लेकिन चर्चा है कि 12% और 28% को हटाकर केवल 5% और 18% ही रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो दूध, पनीर, टीवी, एसी, कार और बाइक जैसे कई प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग आज यानी कि 3 सितंबर बुधवार को होने वाली है। नई दिल्ली में इस मीटिंग की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि 2 दिन तक यानी कि 3 और 4 सितंबर तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करेंगे और सारे मेंबर्स के साथ जो है इन पर सुधारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ऐसे में कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि कई सारी चीजों में आम आदमी और मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जीएसटी के मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए 2 स्लैब 5% और 18% लाने का प्रस्ताव ला रही है। वहीं लग्जरी आइटम्स पर 40% के दायरे में भी टैक्स लगाने का प्रावधान सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी जीएसटी में 4 स्लैब हैं यानी कि 5%, 12%, 18% और 28%। वहीं 4 सितंबर को ये मीटिंग खत्म होगी और इस मीटिंग के बाद लिए गए फैसलों का भी ऐलान किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू कर सकती हैं। सरकार का मकसद नवरात्रि और फेस्टिव सीजन में कई सेक्टरों में डिमांड और सेल्स को बढ़ावा देना है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सरकार जीएसटी काउंसिल से दरों में बदलाव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी देने की अपील कर रही है। वहीं आपको बता दें कि सरकार कई प्रमुख सेक्टरों में बिक्री की रफ्तार धीमी होने की आशंका से चिंतित है। इसके लिए वो राज्यों से रेवेन्यू लॉस से जुड़ी चिंताओं को दूर करने पर भी काम कर रही है। वहीं एक और मीडिया रिपोर्ट बताती है कि जो नई दरें हैं वो 22 सितंबर से लागू हो सकती हैं ताकि नवरात्रि और फेस्टिव सीजन के टाइम पर जो डिमांड बढ़ती है लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें, बाजार में शॉपिंग करें, जिससे कि मनी फ्लो जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी जिसमें केंद्र सरकार के 2 स्लैब वाले प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी अध्यक्षता की थी और 21 सितंबर को बताया था कि ग्रुप में मौजूदा 12% और 28% की दरों को हटाकर 5 और 18% के स्ट्रक्चर के प्रस्ताव को जो है मंजूरी मिल गई है। ऐसे में कई सारी बातें मानी जा रही हैं कि कई सारी चीजें जो हैं वो सस्ती हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दवाइयां, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीजें जो है वो सस्ती होंगी। इन सब के अलावा
अलावा बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500 से 1000 रुपए की रेंज वाले जूते, ज्यादातर वैक्सीन, टीबी डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन और इन सारी चीजों पर भी कम टैक्स लगने की संभावना है। वहीं इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज टाइल्स, फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, वेडिंग मशीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर वाटर हीटर जैसे प्रोडक्ट्स पर भी 12% टैक्स स्लैब में आने की उम्मीद है, जिनसे जो है उन पर टैक्स कम हो जाएगा और इनकी कीमतें जो भी हैं वो बढ़ जाएंगी। वहीं दो टैक्स स्लैब की मंजूरी के बाद इन पर 5% टैक्स जो है लगेगा। यानी कि अभी तक ये जो है टाइल्स, नक्शे, ग्लोब, ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी, ये सब जो है 12% टैक्स में आते थे, लेकिन टैक्स घटकर इन पर जो है 5% टैक्स लगेगा, जिसके बाद इनकी कीमतों में काफी ज्यादा घटौती होगी। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, रेडीमेड कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, निजी विमान, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, चीनी सिरप, कॉफी कंसंट्रेट, इसके बाद प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, रबर, टायर, एल्युमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लासेस, ये सारी चीजें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की आज मीटिंग होने वाली है। 2 दिन तक ये मीटिंग चलेगी। आपको बता दें कि भारत में जीएसटी लगाने का सुझाव विजय केलकर समिति द्वारा लाया गया था। ये टैक्स सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लगा था। वहीं जीएसटी बिल का खाका तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता असीम दास गुप्ता थे। भारत इस सिस्टम को लागू करने वाला 161वां देश है। आपको यह भी बता दें कि जीएसटी में टैक्स की सिर्फ 4 कैटेगरी यानी कि 5, 8, 18 और 28% रखी गई थी। फिर इसके बाद जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं और इसका अध्यक्ष जो है वित्त मंत्री होते हैं। तो लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग लेती आई हैं और ये 56वीं मीटिंग है। ऐसे में बताया जा रहा है कि कई सारी चीजें जो है वो सस्ती हो सकती हैं, क्योंकि 2 टैक्स स्लैब जो है पूरी तरीके से हटाने की तैयारी में इस समय सरकार है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आम आदमी और मिडिल क्लास को राहत मिलने वाली है, क्योंकि कई सारी हमारी रोजमर्रा की इस्तेमाल करने वाली ऐसी चीजें हैं जो आज सस्ती हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल पूरा सरकार का निर्णय क्या होगा, क्या कुछ सरकार ऐलान करेगी, इसके लिए हमें 4 सितंबर तक का ऐलान करना होगा, क्योंकि मीटिंग खत्म होने के बाद ही सरकार जीएसटी को लेकर अपने नए ऐलान जो है वो करेगी। तस्वीरें अक्सर कहानी बयां करती हैं। कुछ ऐसी ही एक तस्वीर जो ट्रंप कभी देखना नहीं चाहते होंगे मगर उनके सामने बार बार आ रही है। वो खींच भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर को झुठला नहीं पा रहे। ये तस्वीर है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के। ये तीनों नेता दुनिया में अलग पहचान रखते हैं। यह पहचान कितनी पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस बहस में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन तस्वीर में शी जिनपिंग मिडिल में और उनके दाएं और बाएं किम जोंग उन और पुतिन हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में आयोजित एक भव्य सैन्य परेड के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर तीखा हमला बोला है। ये परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर मिली जीत की 80 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में वियतनाम, मलेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, ईरान, सर्बिया और स्लोवाकिया सहित कई देशों के नेता शामिल हुए। ट्रंप ने इस परेड और कार्यक्रम को लेकर चीन पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रही हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि पुतिन और किम जोंग, उनको मेरा गर्मजोशी भरा अभिवादन दीजिए जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हों। इसके साथ ही ट्रंप ने सवाल उठाया कि क्या शी जिनपिंग अपने भाषण में अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन को दी गई मदद का कोई जिक्र करेंगे। ट्रंप का कहना था कि उस युद्ध में अमेरिका ने न सिर्फ संसाधन दिए बल्कि कई अमेरिकी सैनिकों ने चीन की सहायता करते हुए अपनी जान तक गंवाई थी। हालांकि शी जिनपिंग ने अपने भाषण में अमेरिका या किसी भी विशेष देश का नाम नहीं लिया, बल्कि केवल ये कहा कि चीन उन सभी देशों का आभार व्यक्त करता है जिन्होंने कठिन समय में उसकी मदद की थी।
चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से ट्रंप के बयानों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। विश्लेषकों का मानना है कि इस सैन्य परेड और हाल ही में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का शिखर सम्मेलन चीन की वैश्विक शक्ति और उसकी क्षेत्रीय दावेदारी को दिखाने का प्रयास है। खासकर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल में बीजिंग इस तरह की सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा ये जताना चाहता है कि वो एशिया में प्रमुख भूमिका निभाने को तैयार है। ट्रंप ने चीन को चुनौती देते हुए कहा कि चीन की ये परेड अमेरिका की सैन्य शक्ति के लिए कोई खतरा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चीन को अमेरिका की ज्यादा जरूरत है जबकि हमें उनकी कम। ट्रंप ने भरोसा जताया कि चीन भविष्य में कभी अमेरिका के खिलाफ अपने सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और चीन उस शक्ति को चुनौती देने की भूल कभी नहीं करेगा। ट्रंप ने रूस और पुतिन के साथ अपने संबंधों को लेकर भी सवालों का सामना किया, जिनमें ये पूछा गया कि क्या वो रूस पर नजर रख रही हैं। इस पर ट्रंप ने कहा कि वो देख रही हैं कि क्या पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाते हैं। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि यदि रूस की ओर से कोई पहल नहीं होती है तो अमेरिका को एक अलग नीति अपनानी पड़ेगी। कुल मिलाकर ट्रंप के बयान चीन, रूस और उत्तर कोरिया के प्रति अमेरिका की सख्त और सतर्क नीति की झलक देते हैं। ये पूरा घटनाक्रम वैश्विक राजनीति में बढ़ती अस्थिरता, सैन्य प्रदर्शन, भू राजनीतिक रणनीति और शक्ति संतुलन के बदलते समीकरणों की ओर इशारा करता है। नमस्कार, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं फेस न्यूज मूवी डेस्क। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के मुंबई के बांद्रा में स्थित फेमस रेस्टोरेंट बास्टियन को बंद किया जा रहा है। इस रेस्टोरेंट के बंद होने की वजह उनके और पति राज कुंद्रा पर लगे धोखाधड़ी के आरोप बताए जा रहे हैं। शिल्पा शेट्टी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में भावुक नोट शेयर करते हुए इस ऐतिहासिक जगह को अलविदा कहा। जानिए क्यों हो रहा है बास्टियन बांद्रा बंद और इसके पीछे क्या है शिल्पा शेट्टी का फ्रॉड केस। साथ ही राज कुंद्रा के धोखाधड़ी मामले की भी पूरी जानकारी इस वीडियो में देखें। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनका परिवार मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। शिल्पा और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का आरोप लगने के कुछ हफ्ते बाद शिल्पा ने अब घोषणा की है कि वो मुंबई के बांद्रा स्थित अपने एक पॉपुलर रेस्टोरेंट यानी कि बास्टियन को बंद करने जा रही हैं। अब उनकी इस खबर को सुनकर सभी हैरान रह गए हैं। आखिर पूरी खबर क्या है और रेस्टोरेंट को क्यों बंद करना पड़ा, चलिए अब आपको आगे की वीडियो में हम बताते हैं। दरअसल शिल्पा शेट्टी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक नोट शेयर करते हुए अपने फैंस के साथ यह खबर शेयर करते हुए लिखा, इस गुरुवार को एक युग का अंत होने वाला है क्योंकि हम मुंबई के सबसे आइकॉनिक डेस्टिनेशन में से एक बास्टियन बांद्रा को अलविदा कह रहे हैं। अब एक ऐसी जगह है जिसने हमें अनगिनत यादें दी, नाइट लाइफ और ऐसे पल दिए जिन्होंने शहर की नाइट लाइफ को आकार दिया, लेकिन अब यह अपनी अंतिम विदाई कर रहा है। इस लेजेंडरी जगह को सम्मान देने के लिए हम अपने सबसे करीबी पार्टनर्स के लिए एक बेहद खास शाम की प्लानिंग कर रहे हैं। पुरानी यादों, एनर्जी और जादू से भरी एक रात जिसमें बास्टियन के सभी आखिरी बार जुड़ी हर चीज का जश्न मनाया जाएगा। बास्टियन बांद्रा को अलविदा कहने के साथ ही हमारा गुरुवार रात का ये रिचुअल आक्रेन अफेयर अगले हफ्ते बास्टियन एट द टॉप में जारी रहेगा, जो नए अनुभवों के साथ एक नए अध्याय में इस विरासत को आगे बढ़ाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट बंद होने की वजह क्या है। शिल्पा शेट्टी और रेस्टोरेंट मालिक रंजीत बिंद्रा बास्टियन बांद्रा के को ओनर हैं। वहीं आपको बता दें साल 2016 में इस रेस्टोरेंट को खोला गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा इस रेस्टोरेंट को धोखाधड़ी के आरोप में फंसने के बाद बंद कर रही हैं। दरअसल शिल्पा और उनके पति राज पर दीपक कोठारी नाम के एक शख्स ने उन्हें 60 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी में फंसा दिया है। अब यह मामला कपल की बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से भी जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में अब आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOW इस मामले की जांच भी कर रही है। अब रेस्टोरेंट बंद होने की खबर जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोग भी तरह तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने कमेंट करा शॉकिंग, वहीं एक और यूजर ने कमेंट करा व्हाट, एक और यूजर ने कमेंट करा सैड टू नो दैट, वहीं एक और यूजर ने कमेंट करा डेफिनेटली दे आर लिविंग मुंबई।
फिर वहीं कि उसने कमेंट करा बट वाई। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। भूकंप की वजह से गांव के गांव पूरी तरह तहस नहस हो चुके हैं। अफगानिस्तान के इन पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर गांव में लोग मिट्टी के ब्लॉक और लकड़ी से बने घरों में रहते हैं, जो भूकंप के तेज झटकों को झेल नहीं पाए और अब पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुके हैं। उन्हीं मलबों में चौथे दिन भी जिंदगी की तलाश जारी है। बर्बाद और तबाह हो चुके घरों के मलबे में लापता लोगों की खोज की जा रही है। भूकंप इतना जोरदार था कि कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उबड़ खाबड़ जमीन बचाव और राहत के काम में बाधा डाल रही है, जिसकी वजह से घायलों को उन जगहों से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती इन दुर्गम इलाकों में पहुंचने की है। दवाइयों और खाने पीने की चीजों की सख्त जरूरत है, जो जैसे तैसे ही पहुंच रही हैं। भारत समेत कई देशों ने मानवीय सहायता भेजी है, जिससे थोड़ी राहत मिली है। तालिबान अधिकारियों ने आपातकालीन व्यवस्था के तहत कोनार में कई राहत शिविर बनाए हैं, जहां घायलों के इलाज और रहने की व्यवस्था की गई है। एक युवक, दो पत्नियां और फिर भारी बवाल। यह नजारा जबलपुर एसपी ऑफिस में मंगलवार दोपहर देखने को मिला। एसपी ऑफिस उस समय अखाड़ा बन गया जब दो महिलाएं पुलिस के सामने आपस में ही भिड़ गईं। विवाद कर रही महिलाओं ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। पुलिस ने जैसे तैसे महिलाओं को अलग किया। मामला एक युवक का दो महिलाओं से शादी करने का है। दरअसल प्रीति वंशकार की शादी 6 साल पहले अभिषेक सोनकर से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। प्रीति का आरोप है कि दूसरी शादी करने के लिए उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया और फिर दूसरी महिला को घर ले आया। जनसुनवाई में शिकायत के लिए प्रीति पहुंची तो अभिषेक की दूसरी पत्नी छाया भी वहां आ गई और जैसे ही आमना सामना हुआ तो दोनों भिड़ गईं। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के बाल पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। एक युवक, 2 पत्नियां और फिर भारी बवाल। ये नजारा जबलपुर एसपी ऑफिस में मंगलवार दोपहर को देखने को मिला। एसपी ऑफिस उस समय अखाड़ा बन गया जब 2 महिलाएं पुलिस के सामने ही आपस में भिड़ गईं। विवाद कर रही महिलाओं ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। पुलिस ने जैसे तैसे महिलाओं को अलग किया। मामला एक युवक का 2 महिलाओं से शादी करने का है। दरअसल प्रीति वंशकार की शादी 6 साल पहले अभिषेक वंशकार से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। प्रीति का आरोप है कि दूसरी शादी करने के लिए उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया और दूसरी महिला को घर ले आया। रीति रिवाजों से मेरी शादी भाई है। मेरे 2 बच्चे, एक लड़की मेरी खत्म हो गई। मेरे सास ससुर का कहना है कि मैं तेरे को नहीं रखूंगा और मेरा पति उन लोग के कहने पे दूसरी लोग आई देखो वहाँ लाके खड़ी कर दिया। अब मेरे पास एक लड़का है, मैं और मेरी दादी बू है, मेरे माँ बाप भी कोई नहीं। मैं अपना बच्चा लेके कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, आप लोग बताओ मेरे को। क्या नाम है जिससे शादी हुई थी? जिससे शादी उसका नाम अभिषेक वंशकार है। क्यों नहीं रखना? क्यों रखना? मेरे को इसलिए नहीं रखना चाहते क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो चुका है। तो क्या लगता है कि दूसरी शादी वो कर लिया है सर। वो देखो पीछे खड़ी है, पीछे नहीं कुछ नहीं दिया मेरे को, ना तलाक दिया ना कुछ दिया। सिर्फ 1 महीना मेरे को मार के भगाया और लुगाई उसके माँ बाप खुद रखवाए हैं लुगाई। अब मैं अपना एक बच्चा लेके कहाँ जाऊँ, मर जाऊँ। कहाँ पे रहते हैं आप? मेरा घर यहाँ है मायका, लाल मिट्टी गोपाल होटल और रांझी है वहाँ। क्या चाहती क्या है? मैं क्या बताऊँ, मैं अपना लड़का लेके, मेरे को इंसाफ चाहिए बस। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मुझे जैसा दिखेगा मैं मर जाऊंगी, हरा जाऊंगी, कुछ भी कर लूंगी। जनसुनवाई में शिकायत के लिए प्रीति पहुंची तो अभिषेक की दूसरी पत्नी छाया भी वहां आ गई। जैसे ही दोनों का आमना सामना हुआ तो दोनों भिड़ गई। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के बाल पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। थाना राजी के अंतर्गत महिला आई थी प्रीति वंशकार, पूर्व विवाहित है और उसके पति ने जो है दूसरा विवाह कर लिया है। इस बात को लेकर उसने शिकायत भी दी है और वो दोनों पक्ष यहाँ उपस्थित हो गए थे। उसी बीच में उन दोनों पत्नियों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी और इसमें इनके विरुद्ध जो है कार्यालय में जो है यहाँ जो घटना की गई है उस संबंध में कार्रवाई तो थाना सिविल लाइन को भेजे गए। नमस्कार, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। अभी की बड़ी खबर आ रही है। वडोदरा शहर के शेरखी क्षेत्र से पकड़ा गया गौमांस। आनंद से वडोदरा के गौरवा क्षेत्र में ले जाया जा रहा था गौमांस। आनंद से वडोदरा और अहमदाबाद को गौमांस की सप्लाई होने का नेहा पटेल का आरोप। रिक्शा चालक ने शक से बचने के लिए केसरी टी शर्ट पहन रखी थी और गमछा रखा था।
गणेश उत्सव के त्योहार के दौरान गौमांस का जत्था पकड़े जाने से लोगों में आक्रोश है। एसएसपी ने संस्था के सहयोग से पकड़ा गौमांस का जत्था। नेहा पटेल ने रिक्शा का पीछा कर शेर की बीच के नीचे पकड़ा जत्था। रिक्शा में गौमांस के साथ आने वाले दिलानी कुरैशी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर पुलिस इन दिनों ऑपरेशन सवेरा के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देशन पर ऑपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशा तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी थाना क्षेत्रों से प्रभावी कार्यवाही देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में थाना गंगोह पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 353 ग्राम अवैध स्मारक बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 35 लाख रुपए है। पूरे मामले में प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है और यह पहले लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। इसके बाद इसने अपने भाई के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी करने का काम शुरू कर दिया। सहारनपुर में बड़ा हादसा, बोरवेल के गड्ढे में गिरी कार। बरसात के चलते बोरवेल गड्ढे में भरा था पानी। सहारनपुर के गंगोह में कार अनियंत्रित होकर बोरवेल के गड्ढे में गिरी। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। कार को मशीन की मदद से बाहर निकाला गया है। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया है। कार सवार लोग सुरक्षित हैं। हो सकता था बड़ा हादसा। आपको बता दें, सहारनपुर में अनियंत्रित कार 11 फीट गहरे गड्ढे में समा गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कार में 5 लोग सवार थे। आपको बता दें कि गंगोह क्षेत्र के गांव जुखेड़ी निवासी वीरेंद्र की मां को रात 1 बजे हार्ट अटैक आ गया। आनन फानन में वह अपनी मां को लेकर गंगोह अस्पताल में जाने लगा। इस दौरान जैसे ही वह गणेश चौक से डिग्री कॉलेज वाले मार्ग पर पहुंचा तो उसकी कार सड़क पर बने 11 फीट गहरे गड्ढे में समा गई। बामुश्किल वीरेंद्र ने अपनी मां और कार में सवार अन्य परिजनों को बाहर निकाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह गड्ढा नगर पालिका के द्वारा बोरवेल के लिए खुदवाया जा रहा था, जिसमें बरसात के कारण पानी भर गया था। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को ठेकेदार के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि इस गड्ढे के आसपास किसी भी तरह का चेतावनी बोर्ड या कोई अन्य संकेत चिन्ह सावधानी के लिए नहीं लगाए गए थे। तांत्रिक क्रिया के दौरान युवती ने किया दुष्कर्म। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। सहारनपुर के देवबंद इलाके में एक दूसरे समुदाय के युवक पर दलित युवती के साथ रेप करने का आरोप लगा है। युवती के पिता द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में आरोपी युवक को तांत्रिक बताया है, जिसने युवती की मां का झाड़ फूक के बहाने इलाज करने के दौरान सभी परिवार वालों को बेहोश कर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने युवती के पिता की तहरीर के बाद आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा युवती का मेडिकल परीक्षण भी करवाया जा रहा है। घटना देवबंद थाना इलाके के एक गाँव की है, जहाँ एक दलित ग्रामीण ने एक अल्फाज नाम के मुस्लिम युवक पर अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। दलित ग्रामीण के द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार उसकी पत्नी की काफी दिनों से बीमार चल रही थी। उसको लग रहा था कि उसकी पत्नी के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है। देवबंद के ही रहने वाले अल्फाज नाम के शख्स ने उसकी पत्नी का कई महीनों से इलाज चल रहा था। अल्फाज एक तांत्रिक था। उसने परिवार के लोगों को भरोसा दिया कि वह उसकी पत्नी को पूरी तरह से ठीक कर देगा। अल्फाज अक्सर उनके घर आया जाया करता था। रविवार को अल्फाज पीड़ित ग्रामीण के घर इलाज करने के लिए पहुंचा था। अल्फाज ने ग्रामीण की पत्नी का इलाज करने के लिए घर के सभी लोगों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया और उसने ग्रामीण की 20 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। नगर कोतवाली पुलिस द्वारा एटीएम मशीन पर लोहे की पट्टी लगाकर चोरी को अंजाम देने वाले गिरोह के एक अभियुक्त सहित 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। जी हाँ, अभियुक्तों में 3400 रुपए, 44 एटीएम कार्ड, 7 मोबाइल फोन, एक अवैध चाकू, 2 लकड़ी बॉक्स, 2 लोहे की पट्टी बरामद। एटीएम से रुपए बाहर आने के स्थान पर लोहे की पट्टी लगाकर बॉक्स में एक मोबाइल फोन चालू कर स्पीकर ऑन करके छुपा देते थे। एटीएम के आसपास ही खड़े हो जाते थे। जैसे ही कोई एटीएम से पैसे निकालने आता, लगाई गई पट्टी के कारण पैसे बाहर नहीं आ पाते थे। तब ये अभियुक्त बाहर से बॉक्स में छुपाए गए फोन पर कॉल करके बोलते थे तकनीकी खराबी के कारण पैसे बाहर नहीं आ सकते हैं, कुछ समय बाद ये पैसे वापस आपके खाते में आ जाएंगे। यह सुनकर एटीएम से पैसे निकालने वाला व्यक्ति जैसे ही वापस चला जाता, ये लोग अंदर जाकर पट्टी हटाकर पैसे निकाल हो जाते फरार। बाराबंकी में स्वाट सर्विलांस व थाना मसौली की संयुक्त टीम द्वारा गश्त चेकिंग के दौरान प्रकाश में आए 3 अभियुक्त गण अमित वर्मा पुत्र सहजराम वर्मा निवासी बरोलिया थाना बदोसराय, रामराज पुत्र पुत्तीलाल निवासी भरसवा थाना रामनगर, कैलाश पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम शुक्लनपुरवा थाना शुक्लई जनपद अमेठी को शवापुर नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के कब्जे से चोरी की 2 बाइक, एक मोबाइल फोन, एक सीएनजी गैस सिलेंडर, जेवरात व 8100 रुपए नकद बरामद किए।
शेष वांछित एक अभियुक्त मोहम्मद अफजल पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी डिडोरा थाना देवा की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूछताछ एवं जांच में प्रकाश में आया है कि अभियुक्त गण पूर्व में जिला कारागार बाराबांकी में निरुद्ध थे, जहां अभियुक्त अमित की मुलाकात रामराज और मोहम्मद अफजल से हुई। अभियुक्त गणों द्वारा मिलकर आसपास के क्षेत्रों में रेकी करके चोरी की घटना कारित करते हैं। आप देख रहे हैं KM न्यूज़ डिजिटल।